ये कहानी है रामपुर के नंदू की। नंदू अपने परिवार के साथ रामपुर में रहता था। वैसे तो नंदू लकड़हारे का काम किया करता था, लेकिन उसका सपना था कि वो ट्रेन का टीसी बने। आजकल मेरी ग्राहकी इतनी बढ़ गई है कि मुझे पढ़ाई करने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। अरे क्या नंदू भाई, मुझे तुमसे एक लकड़ी का बड़ा सा कपाट बनवाना है। मैं बना तो दूंगा भैया, लेकिन काफी समय लगेगा। देख लो, हो सके तो कहीं और से बनवा लो। तुम बड़ा भाव खाने लगे हो, अब पहले जैसे नहीं रहे। जाने दो, मैं कहीं और जाकर बनवा लूंगा। नंदू इतना अच्छा लकड़ियों का व्यापारी था कि सब उसी से अपना सामान बनवाते थे। इस वजह से नंदू अपने पसंद की नौकरी नहीं कर पाता था, और ये बातें जाकर नंदू अपनी माँ रूपमती को बताता है। माँ, मैं हर एक चीज से परेशान हूँ। सब मुझसे ही अपना सामान बनवाना चाहते हैं, और इस वजह से मुझे पढ़ने की बात तो दूर, मुझे सोने तक का समय नहीं मिल रहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी कला है पैसे कमाने की, तो तुम्हें यही करना चाहिए। कहीं नौकरी वोकरी करने की क्या जरूरत है। नहीं माँ, मुझे ट्रेन का टीसी या फिर मोटरमैन तो बनना ही है, चाहे जो हो जाए। तुम एक काम करो, आज शाम की ट्रेन पकड़कर अपने मामा के घर चले जाओ। कम से कम कुछ दिन के लिए तुम्हारी बुद्धि शांत होगी। ये बात तुमने अच्छी कही माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। कम से कम कुछ दिनों की मुझे मन की शांति तो मिलेगी। नंदू अपना सामान भर के रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। ट्रेन आने में बहुत समय लग रहा है, तब तक क्या करूं? आराम भी कितना करूं? उतने में ही वहाँ पर एक औरत आई और नंदू से कहने लगी, अरे नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। कई साल पहले तुमने मेरे घर का दरवाजा बनाया था। वो दरवाजा इतना मजबूत बना है कि आज भी वैसा का वैसा ही है। जी धन्यवाद, लेकिन आप कहीं बाहर घूमने जा रही हैं, क्या बात है? मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ। तुमने सुना नहीं? शहर के बाहर ट्रेन ड्राइवर और टीसी की नौकरी का एग्जाम चल रहा है। ये बात मैंने भी अखबार में पढ़ी थी। क्या इसमें मैं भी हिस्सा ले सकता हूँ? इसमें सारे पढ़े लिखे और ग्रेजुएट लड़के अपना सिलेक्शन चाहते हैं। वहाँ तुम जैसे लकड़हारे का क्या काम? तुम जाकर कहीं और का दरवाजा या कबर्ड बनाओ। नंदू को उस औरत की बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो मामा के यहाँ न जाकर नौकरी पाने के लिए उस औरत का पीछा करने लगता है। यहाँ पर कितनी सारी बंद पड़ी ट्रेन है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? तब नंदू की नजर वहाँ के सरकारी कर्मचारी पर पड़ती है। सारे नौजवान और लड़कियाँ जिस नौकरी को ढूंढने के लिए आए थे, वो उनसे कहता है, ये ट्रेन अंग्रेजों के जमाने से यहाँ बंद पड़ा है। जो भी इस ट्रेन का सही उपयोग करेगा, हम उसे ही नौकरी देंगे। फिर तो मेरी नौकरी पक्की। सरकारी कर्मचारी उतना ही कहकर वहाँ से चला गया। तब नंदू उस औरत के पास गया। क्या मैं भी ट्रेन की सरकारी नौकरी के लिए इसमें हिस्सा ले सकता हूँ? तुम यहाँ भी आ गए? अरे ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है जो तुम कर लोगे। उस औरत ने सबके सामने नंदू का मजाक बनाया। नंदू वहाँ से चला गया और सोचने लगा, इन सबको मैं इनसे अच्छी ट्रेन बनाकर दिखाऊंगा और उसे खुद ही चलाऊंगा। नंदू ने उसी वक्त प्रण लिया और जंगल से कई सारी लकड़ियाँ काट कर ले आया और उससे असली ट्रेन बनाने की सोची, 8 पहियों वाली। नंदू दिन रात एक करके ट्रेन के आकार की एक नकली लकड़ी की ट्रेन बनाता है जो बिल्कुल ट्रेन जैसी दिखती है। पूरे गांव में ये बात फैल गई थी। नंदू की लकड़ी की ट्रेन के बारे में सबको पता चल गया था। ये बनकर तैयार है, इसे बस अब बाहर निकालना है। अगर ये चल गया तो सब गरीबों को इस लकड़ी की ट्रेन की मदद से मैं हर जगह घुमाऊंगा। बस इसमें इंजन लग जाए, मेरा काम हो जाएगा। नंदू हर जगह जाकर इंजन ढूंढने लगा। भैया, आपके पास ट्रेन का या किसी पुरानी गाड़ी का इंजन है क्या? ट्रेन का इंजन? तुम कहीं पागल तो नहीं हो ना? यहाँ ट्रेन का इंजन कैसे मिलेगा? देखो, मैंने एक लकड़ी की ट्रेन बनाई है। अगर तुम्हारे पास उसमें लगाने के लिए कोई इंजन है तो मुझे दे दो।
लकड़ी की ट्रेन? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि एक पागल लकड़ी की ट्रेन बना रहा है। वो तुम ही हो क्या? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। जब मेरी लकड़ी की ट्रेन चल जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। देखो, मेरे पास तो कोई इंजन नहीं है, लेकिन वहाँ पास में कई सारे तालाब हैं, जहाँ तुम्हें कई सारी गाड़ियों का इंजन मिल जाएगा। जो गाड़ी उस तालाब में डूब जाती है, उसका इंजन कोई इस्तेमाल नहीं करता। तुम जाकर वहाँ देख लो। नंदू उस दुकानदार की बात सुनकर उस तालाब के पास जाता है और तालाब में देखता है कि कई सारी भंगार गाड़ियाँ वहाँ पर पड़ी हुई है। उन गाड़ियों में से एक गाड़ी का इंजन वो निकालता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उतने में ही उस इंजन से एक आत्मा निकल कर आती है। तुमने मुझे इस तालाब से निकालकर मुक्त कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नंदू उस आत्मा को देखकर डर जाता है और बस इंजन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। रुक जाओ, घबराओ मत। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मांगो, मुझसे क्या चाहते हो? सच? मुझे बस ये इंजन चाहिए और कुछ नहीं। मुझे कुछ मत करना, मेरी कोई गलती नहीं है। जाओ, तुम ये इंजन ले जाओ। तुम जिस भी गाड़ी में ये इंजन लगाओगे, मेरी चमत्कारी शक्तियों की वजह से ये गाड़ी वहाँ सिर्फ 1 मिनट में पहुँच जाएगी। इतना कहकर वो आत्मा अदृश्य हो गई। नंदू उस इंजन को लेकर अपने घर चला जाता है और जाकर अपने लकड़ी की ट्रेन में लगा देता है। उस इंजन के लगाते ही लकड़ी की ट्रेन चमक उठती है, मानो कि कोई अजूबा हो गया हो। नंदू की लकड़ी की ट्रेन अब जादुई लकड़ी की ट्रेन बन गई थी। इसे चला कर देखता हूँ। जय श्री राम। आज मेरा पहला दिन है। मैं सारी सवारी बिठाकर इसे बहुत बड़ी ट्रेन बना दूंगा। नंदू की लकड़ी की ट्रेन चलने लगी। कई सारे लोगों को वो 1 मिनट के अंदर ही उनके घर पहुंचा दिया करती थी। मेरी माँ अस्पताल में एडमिट है, क्या आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं? मैंने बहुत सुना है आपकी लकड़ी के ट्रेन के बारे में। अगर आप ऐसा कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आ जाओ, सवारी छोड़ना और ले जाना, यही तो मेरा काम है। आ जाओ। उस आदमी को जादुई लकड़ी की ट्रेन की मदद से नंदू ने तुरंत ही हॉस्पिटल छोड़ दिया। धन्यवाद नंदू भाई, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसे ही नंदू का नाम हो गया। लकड़ी की ट्रेन की मदद से सब बड़े खुश थे। ये बात सीमा को पता चली। तब सीमा ने उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। इस नंदू के बच्चे का कुछ तो करना होगा। ये सब कुछ उस इंजन के वजह से ही हुआ है। मैं वो इंजन ही लकड़ी की ट्रेन से चुरा लूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और सीमा ने वैसा ही किया। उस इंजन को चुराने नंदू के घर के पास चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि लकड़ी की ट्रेन खड़ी है और वो जैसे ही लकड़ी के ट्रेन के करीब उस इंजन को चुराने पहुँची, इंजन को छूते ही इंजन में से करंट निकलने लगा और करंट जोर से सीमा को लगा। ओए माँ! करंट! करंट! सीमा की चीखें सुनकर नंदू वहाँ पर पहुँच गया और लकड़ी के बांस से उसे इंजन से अलग किया। धन्यवाद नंदू, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम यहाँ इंजन चोरी करने आई थी, ये बहुत गलत बात है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तब माफ करूँगा जब तुम मेरे साथ इस लकड़ी की ट्रेन में काम करोगी। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं जरूर करूँगी। सीमा और नंदू मिलकर अब सबको लकड़ी की ट्रेन की मदद से अपने अपने घर पहुँचाने लगे। ये कहानी है एक घने जंगल की। इस जंगल में कई किस्म के पेड़ और जंगली जानवर रहा करते थे। जंगल के बीच में एक तालाब था और इस भाग में अक्सर जंगली जानवर दिखाई देते थे। फुर्तीले हिरन, तेंदुए, शेर, हाथी। जंगल एकदम खुशहाल था। ये देखिए कैसे नन्हा हिरन पेड़ की जड़ों के साथ खेल रहा है। भले ही उसके लिए ये बस एक खेल है, पर उस पेड़ के लिए ये दर्दनाक है।
हिरन के जाते ही वो पेड़ जोर जोर से रोने लगी। अक्सर पेड़ों को जानवरों से बहुत वेदनाएं मिला करती थीं। उस हिरन के बच्चे ने मेरी जड़ें खुरेद दी। बहन, ये देखो मेरा हाल। पक्षियों ने मुझे कितना गंदा कर दिया है। यहीं बैठते हैं और यहीं पर गंदगी भी करते हैं। हाँ, ये जानवर और पक्षी बहुत गंदे प्राणी होते हैं। मेरा बस चले तो इन्हें मेरी छाया में बैठने ही ना दूं। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे जानवर और पक्षी हम पर बैठे ही नहीं। इन सभी पेड़ों की बातें बूढ़ा बरगद का पेड़ सुन रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। हमारा जीवन और पशु पक्षियों का जीवन जुड़ा हुआ है। हम उन्हें अपनी छाया से वंचित नहीं कर सकते हैं। बरगद भाई, आप हम सब में बड़े हैं, पर आप बूढ़े हैं और आपके विचार भी बूढ़े हो चुके हैं। ये पशु पक्षी रोज हमें नुकसान करते हैं और हम चुपचाप सहते रहते हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ? ये तो गलत बात है। हमें जानवरों और पशु पक्षियों को सबक सिखाना ही होगा और इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। साल के पेड़ ने अपनी योजना सभी पेड़ों को सुनाई। सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई, सिवाय बरगद के पेड़ के। बरगद का पेड़ सहमत नहीं था। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। हमें ये नहीं करना चाहिए। भैया, आप तो रहने ही दीजिए। आपको तो हर चीज में बुराई दिखती है। पर इससे सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। ये गलत है। हम ये करके ही रहेंगे। आपको ये नहीं करना है तो आप ना कीजिए, पर हमारे रास्ते में रोड़ा भी मत बनिए। समझ गए आप? सारे पेड़ों ने बरगद के पेड़ की बात नहीं सुनी और वो अपने फैसले पर डटे रहे। कुछ देर बाद एक तेंदुआ साल के पेड़ के साए में बैठ गया। साल का पेड़ इस ताक में था और फिर अचानक साल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसके पत्ते गिरने लगे और एक टहनी टूटकर तेंदुए के सिर पर गिरी और वो डर के मारे भाग गया। देखा मेरा कमाल? मजा आ गया। ये तो बहुत बढ़िया था। अब से हम ऐसा ही करेंगे। क्या इससे पक्षी भी भागेंगे? जब इतना बड़ा तेंदुआ डर से कांप सकता है तो पक्षी तो बहुत छोटी चीज है मेरे भाई। हाँ, बिल्कुल सही। कुछ देर बाद संतरे के पेड़ पर कुछ पक्षी आकर बैठे। साल भैया, मुझे देखो। संतरे के पेड़ ने भी वही किया। वो जोर जोर से हिलने लगी। उसने अपनी टहनियां हिलाई और सारे पक्षी फुर से उड़ गए। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। देखो सब कैसे भाग गए। बहुत अच्छे। ये सब गलत है, ऐसा मत करो। हम तो ऐसा ही करेंगे। आपको पशु पक्षियों को सहारा देना है तो आप दीजिए। एक बार फिर पेड़ों ने बरगद के पेड़ की बात नहीं सुनी। अगली बारी आम के पेड़ की थी। आम के पेड़ पर बंदर आया। आम ने अपनी टहनी से बंदर की पिटाई की। बेचारा बंदर डर के मारे भाग गया। आज पहली बार मुझे खुशी मिल रही है। ये बंदर मेरे आम पकने से पहले ही तोड़कर खाने लगते थे। आज इसे सबक सिखाकर मजा आ गया। तो तय रहा, आज से हम किसी भी पशु पक्षी को हमारी छाया में बैठने नहीं देंगे और ना ही उन्हें हमें नुकसान पहुंचाने देंगे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर तुम लोग पशु पक्षियों को सहारा नहीं दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं भी जाएं, उससे हमें क्या? हमें बस इतना पता है कि पशु पक्षी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बस। बरगद के पेड़ ने एक और कोशिश की।
इस बार भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उस दिन से वो तीनों पेड़ पशु और पक्षियों को डराकर भगाने लगे। धीरे धीरे पशु पक्षी वहाँ कम आने लगे। अब वहाँ बिल्कुल शांति थी। कितना अच्छा लगता है ना, यहाँ बस हम हैं और कोई नहीं। कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। इसी को तो खुशहाल जीवन कहते हैं। नहीं, ये खुशहाल नहीं है, ये वीराना है। पशु पक्षी और हमें सृष्टि ने एक साथ जोड़ा है, क्योंकि हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। तुमने ये सब करके बड़ी परेशानी को न्योता दिया है। कौन सी परेशानी बड़े भाई साहब? हमें तो कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही। लगता है परेशानी बड़े भैया के दिमाग में है। बरगद का पेड़ बहुत चिंतित था। वो जानता था कि ये सब गलत है और कुछ बहुत बुरा जरूर होगा। खैर, कुछ दिन बीत गए और एक दिन यहाँ 2 लकड़हारे आए। लकड़हारे को देखकर सभी पेड़ चिंतित हो गए। ये यहाँ क्यों आए हैं? अब तक तो ये लोग कभी नहीं आए। ये सब तुम्हारी गलती है। तभी लकड़हारे आपस में बात करने लगे। मैं कब से जंगल के इस भाग में आना चाहता था, तो आए क्यों नहीं? क्योंकि अक्सर यहाँ जंगली जानवर आराम करते रहते थे। ये यहाँ तेंदुए, जंगली बंदर, जंगली हिरन, भालू और भी कई जंगली जानवर आश्रय लेते थे। तो अब वो सब कहाँ है? क्या पता, कुछ हफ्तों से मुझे कोई भी जंगली जानवर दिखाई ही नहीं दिया। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। यहाँ के मोटे मोटे पेड़ देख, इन्हें काट कर बेचूंगा तो कितना मुनाफा होगा। वो तो है, शायद हमें कई महीनों तक काम करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, और सोचो, अगर ये सारे पेड़ काट लिए तो 1 महीने के अंदर हम लोग लखपति बन जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। फिर देर किस बात की, कटाई शुरू करते हैं। लकड़हारों की बात सुनकर सारे पेड़ डर गए और रोने लगे। आप सही कह रहे थे, ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ। अगर वो जंगली जानवर यहाँ होते तो ये लकड़हारे यहाँ नहीं आते। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसकी सजा हमें जरूर मिलेगी। लकड़हारे साल के पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाने लगे। ये देखकर साल का पेड़ घबरा गया। भले ही तुमसे गलती हुई है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर कैसे? जो करिश्मा तुमने दिखाया वही मैं दिखाऊंगा। इतना बोलकर बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसके पत्ते हवा के साथ उड़ने लगे और उसकी शाखाएं यहाँ वहाँ घूमने लगी। बरगद ने अपनी शाखाओं से लकड़हारों पर हमला कर दिया। बरगद अपनी शाखाओं से लकड़हारों को पीटने लगा। ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, लगता है इस पेड़ में कोई भूत है। बचाओ, अपनी जान बचाओ। भूत भूत भूत, अरे भूत भूत भूत। लकड़हारे भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की ओर भाग गए। यहाँ साल का पेड़ बहुत शर्मिंदा था। हमने आपको इतना बुरा भला बोला, फिर भी आपने हमारी जान बचाई। हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हैं भाई साहब। कोई बात नहीं, तुम सबको अपनी गलतियां समझ आ गईं, यही बहुत बड़ी बात है। अब किसी जानवर या पशु पक्षी को भगाना मत। बिल्कुल नहीं। लकड़हारों ने इंसानों में ये बात फैला दी कि बरगद के पेड़ में भूत रहते हैं। पर यहाँ जंगल में बरगद का पेड़ खुश था कि उसने अपने साथियों की रक्षा की। एक बार फिर पशु पक्षी उन पेड़ों पर लौट आए। फिर कभी किसी लकड़हारे ने जंगल के इस भाग में जाने की हिम्मत नहीं की। आखिर अंत भला तो सब भला। रमन और राधा दोनों किसान थे। उनकी एक बेटी थी प्रभा। पिताजी पिताजी देखिए, मुझे क्या मिला। दिखा? राधा ने अपनी बंद मुट्ठी खोली
ये तो पुराना सिक्का है। ये तुझे कहाँ से मिला? यही अपने खेत में, शायद दादाजी का गिर गया होगा और अब जाकर मुझे मिला हो। तभी राधा भी वहाँ आ गई। दिखा जरा। प्रभा ने वो सिक्का अपनी माँ को दिखाया। ये तो बहुत पुराना है, सुना है ऐसे पुराने सिक्के बड़े महंगे दामों पर बिकते हैं। हाँ, पर इसका क्या दाम होगा? वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। तो चलिए पिताजी, वहीं चलते हैं। ठीक है। तीनों पुराने सामानों की दुकान में पहुँचे। रमन ने वो सिक्का दुकानदार को दिखाया। दुकानदार ने उस सिक्के को अच्छे से देखा। है तो ये असली, मैं इसके 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। 10,000? ठीक है, दे दो। 10,000 सुनते ही राधा और प्रभा भी खुश हो गए थे। पैसे लेकर तीनों दुकान से बाहर निकले। अब पापा, मुझे कुछ खिलौने और कपड़े खरीद दो ना। ठीक है मेरी लाडली। अरे मेरे लिए भी एक साड़ी खरीद लो। बस एक ही। मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पैसे सेठ जी को लौटा दो। जल्द से जल्द उनका कर्ज चुकता करना है। ठीक है। प्रभा ने अपनी पसंद की फ्रॉक खरीदी और राधा ने साड़ी, और फिर कुछ खिलौने और मिठाई खरीदकर तीनों घर की ओर लौट आए। मैं ये बचे हुए 9,000 सेठ जी को देकर आता हूँ। हाँ हाँ, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। सेठ अपने सोफे पर बैठा था। रमन उसके पास गया। ये लीजिए सेठ जी, ये 9,000 रुपए हैं। बाकी भी जल्दी लौटा दूंगा। हाँ ठीक है, अब आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है। लाओ 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 दो। रमन सेठ को 10,000 रुपए देकर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ लिए। भगवान जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द मेरा ये कर्ज चुकता करवा दो, ताकि मेरा ये पुश्तैनी घर फिर से मेरा हो जाए। आज तीनों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें बिना मेहनत के 10,000 रुपए मिल गए थे। इस बात को अभी 1 महीना ही बीता था कि सेठ अपने आदमियों के साथ रमन के घर गया। रमन, रमन। जी सेठ जी, बोलिए। देख, तेरे लिए हुए कर्ज का ब्याज 1 लाख रुपए हो चुका है और कर्जा 1 लाख, और तेरी बोली हुई मुद्दत भी खत्म हो गई है। पर उस 1 लाख मुद्दत में आपको चुका तो दिया है सेठ जी। अरे वो तो तेरा ब्याज था। कुल ब्याज 2 लाख था, जिसमें से 1 लाख बचा है। ये तो नाइंसाफी है। अब जो भी है, कर्ज लेते वक्त तूने खुद ये एग्रीमेंट पेपर पर साइन किए थे, जिसमें लिखा है कि मैं तुझे 1 लाख कर्ज दे रहा हूँ, जिस पर 2 लाख ब्याज होगा, कुल मिलाकर 3 लाख। और अगर तू मुझे ये पैसे नहीं लौटा पाया तो ये घर मेरा। सेठ जी, हम पर दया कीजिए, ये घर ही हमारा सब कुछ है। ये तो मेरा धंधा है बहन, और धंधे में भाई बंदी नहीं करता मैं। आप लोगों की मुद्दत खत्म होने में अभी भी 10 दिन है। 10 दिनों में 2 लाख रुपए दे दो और ये घर वापस ले लो। हैं? ये कैसे होगा सेठ जी? ये तो संभव नहीं है। भाई अब तुम जानो। सेठ हंसता हुआ वहाँ से चला गया। रमन के परिवार पर आफत आ चुकी थी। अब हमारा क्या होगा? क्या हमें ये घर छोड़ना होगा पिताजी? 10 दिनों में मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? तीनों फूट फूट कर रो रहे थे। जल्द ही वो लोग बेघर होने वाले थे। सेठ ने वो एग्रीमेंट के कागज अपने लॉकर में रख दिए। अब जल्द ही वो घर भी मेरा होगा। प्रभा अपने घर को अच्छे से देखने लगी। उसे घर से जुड़ी पुरानी यादें याद आने लगी और यूं ही चलते चलते वो स्टोर रूम में पहुंची। स्टोर रूम में धूल मिट्टी और जाले थे। उन जालों के बीच एक बक्सा चमक रहा था। प्रभा का ध्यान उस बक्से पर गया। उस बक्से में क्या होगा? प्रभा ने वो पुराना बक्सा खोला तो उसके अंदर एक सुंदर चमकती पायल थी। पायल देखते ही प्रभा खुश हो गई। वाह, ये तो कितनी सुंदर है। प्रभा ने वो पायल अपने पैरों में बांध ली। पायल की छन छन उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वो खुशी खुशी बाहर आई। माँ माँ, देखो ये पायल कितनी अच्छी है। राधा को पायल तो दिख रही थी, पर उसकी बेटी नहीं दिख रही थी। प्रभा, कहाँ है तू? माँ, मैं यही तो हूँ आपके सामने। ए जी, आइए यहाँ आइए। क्या हुआ? मुझे प्रभा की आवाज सुनाई दे रही है, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे माँ, मैं यही तो हूँ। रमन, वो पायल देखिए। प्रभा, बेटा जरा पायल निकालो। ठीक है पिताजी। प्रभा ने वो पायल निकाली और फिर वो दिखाई देने लगी।
ये जादुई पायल है। इसे पहनते ही प्रभा अदृश्य हो गई थी। ये पायल तुम्हें कहाँ मिली? स्टोर रूम में एक बक्सा था, उसमें मिली पिताजी। जरूर हमारे पूर्वज हमारी मदद करना चाहते हैं। ये जादुई पायल हमारी मदद कैसे कर सकती है? मेरे पास एक योजना है। रमन ने राधा और प्रभा को अपनी योजना बताई और फिर एकाएक सब खुश हो गए, मानो उनकी सारी परेशानियों का हल मिल गया हो। उस रात राधा, रमन और प्रभा तीनों सेठ के घर के बाहर पहुँचे। बेटा तुझे याद है ना तुझे क्या करना है? हाँ पिताजी, मैं कर लूंगी। और फिर प्रभा ने वो जादुई पायल पहनी और सेठ के घर के अंदर चली गई। सेठ अपने बिस्तर पर अकेला सोया था। प्रभा उसके कमरे में गई और जोर जोर से पैर पटककर यहाँ वहाँ चलने लगी। उसकी पायल जोर जोर से बज रही थी। पायल का शोर सुनकर सेठ की नींद खुली। वो यहाँ वहाँ देखने लगा और तभी उसे चलती हुई पायल दिखाई दी और वो डर गया। भूत, कौन है? मैं रमन की माँ हूँ। तू मेरे बेटे का घर छीनेगा? तेरी इतनी हिम्मत? सेठ को बस प्रभा की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि वो कोई भूत है। जादुई पायल की वजह से प्रभा अदृश्य थी। मुझे वो घर नहीं चाहिए। मैं कल ही सारे कागज रमन को लौटा दूंगा। मुझे माफ कर दो। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सेठ डर से रोने लगा। इस बार मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार तूने मेरे घर पर नजर डाली तो तेरा खून पी जाऊंगी। मैं सपने में भी रमन की जायदाद पे नजर नहीं डालूंगा। माफ कर दो। प्रभा दरवाजे की ओर चल पड़ी। सेठ को तो बस पायल ही दिखाई दे रही थी। सेठ के घर के बाहर रमन और राधा प्रभा का इंतजार कर रहे थे। फिर तीनों अपने घर चले गए। पापा, वो सेठ तो डर के मारे कांप रहा था। क्या वो घर के कागज लौटाएगा? हाँ बिल्कुल। रमन का प्लान कामयाब रहा। अगली सुबह सेठ रमन के घर आया। रमन, भाई रमन। अरे सेठ जी, इतनी सुबह आप यहाँ? सेठ ने रमन को वो कागज दे दिए। मुझे माफ कर दो, मैं धोखे से तुम्हारा घर हथियाना चाहता था। माफ कर दो भाई। ये लो, वरना तुम्हारी माताजी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। सेठ ने हड़बड़ी में वो कागज रमन को दे दिए और वो वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। उसके जाने के बाद राधा, रमन और प्रभा तीनों जोर जोर से हंसने लगे। आखिर उन्हें अपना घर मिल ही गया, जादुई पायल की बदौलत।